कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर ड्रग्स बनाती है या इंस्टीट्यूशन कोई ड्रग बनाता है, वो ड्रग मार्केट में कमर्शियली लॉन्च हो उसका एक प्रोसेस है। पहले उसे एनिमल मॉडल के ऊपर अप्लाई किया जाता है, देखा जाता है कि एनिमल मॉडल में ये ड्रग किस तरह से काम कर रही है, और उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। और वो क्लिनिकल ट्रायल अगर सफल रहता है तो उसको इंसानों के ऊपर जो है ड्रग को कमर्शियली मार्केट में लॉन्च किया जाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि इंटरवीन लैब्स के नाम से अहमदाबाद में क्लिनिकल ट्रायल्स करने वाली कंपनी है, वो चला रहे हैं, और डॉक्टर शिव प्रकाश। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो ड्रग बनती है इंस्टीट्यूशंस में, एक समस्या जो आती है, इंस्टीट्यूशंस ड्रग्स बनाते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती। इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है? अभी इंडिया में जो ड्रग्स बनाती है कंपनियां कि मोस्टली कि जेनेरिक कंपनीज है इंडिया में, कि नया ड्रग्स कि जो न्यू मॉलिक्यूल जो है ना कि बनाने में कंपनी बहुत कम है। सबसे बड़ा इसमें समस्या आती है एनिमल स्टडीज़ में भी बहुत कि ऐसा ये लोग जब स्क्रीन करेंगे वहाँ फेलियर्स मिलती है। वहाँ पास होने के बाद जब कि ह्यूमन बींग्स में ट्रायल करते हैं तो उसमें भी बहुत फेल्यूर्स होते हैं। फेल्यूर रेट्स बहुत 75 to 80% फेल्यूर रेट्स होती हैं कोई भी नया ड्रग का। कि ये फेल्यूर रेट्स इसके वजह से होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, नहीं तो है ना कि जो एग्जिस्टिंग कि ड्रग्स का जो एक्टिविटी उससे अच्छा एक्टिविटी नहीं मिलेगा, इतना उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलेगी। सो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, और प्लस कि दूसरे सब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि जिसके वजह से वो फेज़ 1, 2, 3 जो फेजेस होती है ट्रायल्स में, वो फेज़ 3 तक पहुंच नहीं पाती। सो सबसे ज़्यादा ड्रग्स कि ये फेज़ 1 या फेज़ 2 में ही फेल हो जाती है। सो कि इसमें बहुत रिगरस रिसर्च की ज़रूरत होती है। इसका गारंटी ये नहीं है कि अगर एनिमल स्टडी में आपको अच्छा रिजल्ट मिला कि ह्यूमन स्टडीज़ में भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है, इसकी वजह से बहुत फेलियर्स भी होती है। ओके सर, आपने बताया कि आपकी कंपनीज के पास लगभग 250 जो अभी तक आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके हैं वेरियस कंपनीज की दवाओं के, तो किस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, और कितनी ड्रग्स इसमें से जो है पास हुई हैं? ये पास और फेल की नहीं होती है, बिकॉज कि ये वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स का भी बहुत रीजंस होती है। जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स का भी कि वो मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल होता है। नया ड्रग्स का भी क्लिनिकल ट्रायल होता है। ओके, कभी कभी कि क्लिनिकल ट्रायल होती है कि जो एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ साथ हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो सही है कि नहीं, उतना ही इफेक्टिव है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल होती है। सो ये एक लंबा प्रोसेस होती है। अभी ये इंडिया में सबसे अच्छी तरह से रेगुलेशन अभी इस क्लिनिकल ट्रायल्स करने में कि गवर्नमेंट कामयाब हुई है। एंड ये एक कि प्रोसेस से मॉडिफिकेशंस होते रहती है, इसका एवोल्यूशन होता रहता है, उसका नया रेगुलेशंस लाना पड़ती है, क्योंकि कि नया चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले हमको ये नहीं पता था कि हमको कोविड जैसा वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी करना पड़ रहा, बिकॉज कि उसका क्लिनिकल ट्रायल करने का तरीका ही डिफरेंट है। उसका अभी तक का रेगुलेशन नहीं था, अभी नया रेगुलेशन आ रहे हैं। जैसे जैसे हमको नया चैलेंजेस आती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करती है कि उसकी उस प्रॉब्लम्स को कि सॉल्व करने के लिए नया रेगुलेशंस लाती है। बिकॉज कि ये इतना रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बिकॉज रेगुलेशंस होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ लाइफ एंड डेथ ऑफ ए पेशेंट की सवाल होती है। तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली और रेगुलेशंस को कि मजबूत भी बनाना पड़ेगा, और प्लस उसको कि जल्दी से जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स परमिशंस मिलना भी चाहिए कि कंपनीज को अपना कि क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए। ये क्या होगा कि ये नया दवा जो है कि जो नीडी पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी मिले, ये भी एक गवर्नमेंट का मैंडेट है कि दैट गवर्नमेंट को कि इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनका मैंडेट ये भी है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू कि नया मेडिसिन अनअफोर्डेबल जो पेशेंट्स है उनको मिले, कि और उसके वजह से रिसर्च भी आगे बढ़े, और वो से ड्रग्स भी कि अवेलेबल हो मार्केट। एक सर, वैक्सीनेशन के बारे में जो आपने बताया कि एक मैंडेट या एक चेतावनी जो है जारी हुई है थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे कि वैक्सीनेशंस की जरूरत नहीं है और वो फायदे की बजाय कुछ नुकसान कर रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले कि वैक्सीनेशन की वजह से बहुत जाने बची। अभी चिल्ड्रन का मीजल्स से ये है वो कि बहुत बहुत बच्चों के आजकल बच्चे हेल्दी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ
कि वैक्सीनेशंस की वजह से कुछ गलतियां हो सकती है ना कि उसका वजह से ना कि ये एक तरीके से ना कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो गलत है। वैक्सीनेशंस की ना कि अभी इससे भी सीख मिली है कंपनीज को कि भाई क्या गलती हुई, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको है ना कि नए तरीके से किस तरीके से रिसर्च किया जाए, वो भी विचार हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि भाई एक हादसा हो गया लोग भूल जाएंगे, नहीं, उसको नहीं भूला जाएगा, उससे सबक सीखा जाएगा, उससे सबक सीख के एक नया तरीके से किस तरीके से ना बेटर वैक्सीनेशंस बनाए, यू नो, बिकॉज ना नया नया डिजीजेस आते रहते हैं, हमको पता नहीं है कल उठ के किस कौन सा डिजीज यू नो कि वो पूरा वर्ल्ड पे यू नो ये हो जाए। फॉर एग्जांपल कि आपने बताया था ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, कि कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से ना कि हमको रिसर्च रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यू नो कि रेडीनेस दिखाना चाहिए, हमारे पास यू नो कि हथियार होना चाहिए हम ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए, कि ये ये तो चलता रहता है कि किसी किसी को यू नो कि ऐसा लगता है वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, और किसी को लगता है वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है। ये डिबेट चलता रहेगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, कि इनके वजह से जानें बचती है। और मेरा ये मतलब है कि अभी इस नया तरीके से इसको देखा जाए, और ना कि उसको थोड़ा कि अच्छी तरह से रिसर्च करके ही मार्केट में जाए, कि अर्जेंटली कुछ भी रिसर्च करके मार्केट में जाने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसको उसको अवॉइड कर पाए। सर, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जैसे आपने बात करी, एक आम आदमी के लिए आप बताएंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मतलब है और किस तरह से जो है इसका आम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्या 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 चीजें जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए ना कि नंबर वन मैं बोलूँगा, आम लोगों तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही नहीं। अभी ये सब यू नो हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, रिसर्च फोरम्स में, ओके, स्पेशलिस्ट ही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा सेंसिटिव हुई है, उसकी वजह से है कि फंड्स भी रिलीज़ कर रही है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम्स की चलाया जाए। ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से होती है, और है ना कि वो रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद है ना कि या बच्चे हो या ह्यूमन जो अडल्ट हो, कि उनको उनको है ना कि एक इन्फेक्शन से बाहर लाना है ना कि बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। एंड यू नो कि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है, अगर कोई भी एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर आदमी में काम नहीं करता, सो ही में एंड अप डाइंग, यू नो। तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसको यू नो कि कुछ कुछ आंकड़े बताती है ना कि आने वाली ईयर्स में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा जान लेगी, कैंसर से भी ज़्यादा, एक्सीडेंट से भी ज़्यादा। सो ये चेतावनी है कि दैट यू नो हमको अभी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिक रिसर्च से लेकर एडवांस रिसर्च तक हमको पैसा स्पेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट का ही एक मैंडेट है, और गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी से अलग पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कि इनको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोग्राम में रिसर्च शुरू करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हमारा देश का, कि ये एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। सर, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात होती है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को लेके सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन बावजूद उसके एक उस फॉर्मुलेशंस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसका ना लिखा जाना। बहुत सारी कंपनीज ने दवाइयाँ बनाई, लेकिन वो दवाइयाँ फेल भी होती हैं, और दूसरी कंट्रीज में तो बिल्कुल ही उनको लेने से मना कर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही, बिकॉज यू नो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो यू नो कि कन्वेंशनल आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस अलग बात होती है, जो है ना कि डॉक्टर्स यू नो कि अपना क्लिनिक्स में यू नो बनाते हैं, और प्लस यू नो कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। आयुर्वेदिक का अपना एक मान्यता है, वो इफेक्टिव है। इसके वजह से यू नो कि पहले देखिए यू नो कि अर्ली 19 सेंचुरी से पहले कि कोई केमिकल कंपाउंड्स नहीं थे ट्रीट करने के लिए, तब हर्बल्स ही यूज़ करते थे पूरा दुनिया में। हमारा इंडिया में भी नहीं, हर जगह में से है ना कि हर्बल ड्रग्स ही अवेलेबल थे ह्यूमंस के लिए। 19 सेंचुरी का पहले से, तब से है ना कि केमिकल कंपाउंड्स आने लगे। वो भी केमिकल कंपाउंड्स कहाँ से आए कि 65% ऑफ द ड्रग्स जो हमने डिस्कवर किया है दुनिया में, वो नेचुरल सोर्स से आती है। सो ऐसा नहीं है ना कि नेचुरल सोर्स इफेक्टिव नहीं है, बट क्वालिटी चेक्स ना करने से, कंपनियां की गलती की वजह से कि हर्बल ड्रग्स काम नहीं करती है, ये बोलना मैं मानता नहीं। इट इज़ अबाउट
इट इज़ अबाउट द कंपनीज वो आर मेकिंग, उनको क्वालिटी के ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छी तरह से ना कि हर्बल जो ड्रग्स जो वो लोग सोर्स करते हैं अच्छा सोर्स में से वो लोग करना चाहिए, कॉस्ट कटिंग ना करें, उसको कुछ अच्छा टेस्ट अवेलेबल है कि उसका कि वो उसका क्वालिटी के लिए वो टेस्ट करे और वो दवाएं काम करती है, कि वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, कि कंपनियां गलतियां करती है, इनकी वजह से आप कि आयुर्वेद या हर्बल ड्रग्स के ऊपर ब्लेम ना डालें। तो ये थे हमारे साथ शिव प्रकाश जी, जिनका कहना है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स फॉर्मुलेशंस जो होती हैं उसमें कंपनीज जो बनाती हैं उनको ये खास ख्याल रखना होगा कि एक तो अच्छे नेचुरल सोर्स से उन ड्रग्स को बनाएं, दूसरा उनका क्वालिटी चेकअप लगातार करते रहें ताकि जो ड्रग्स मार्केट में जाए लोगों के लिए सेफ्टी एक कंसर्न रहता है, वो साफ सुथरे तरीके से एक सेफ ड्रग के तौर पे सामने आए। दूसरा उन्होंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। हम ओटीसी प्रोडक्ट्स जाके केमिस्ट से एक एंटीबायोटिक खरीदते हैं और किसी भी बीमारी में, खांसी में, जुकाम में ड्रग्स खा लेते हैं, वो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे सामने आने जा रहा है और आने वाले समय में कैंसर से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो है, जिस एंटीबायोटिक को जान बचानी है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से आपकी जान लेने की दिशा में जाएगा। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।